हम अपनी डाइट में क्या खाते हैं, क्या इसका क्लाइमेट चेंज से कोई खास लेना देना है? एक्चुअली ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन का 24% सिर्फ हमारी डाइट के कारण ही होता है। तो हम क्या खाते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट पर हो रहा है। जब हम डिफरेंट फूड आइटम के 1 kg प्रोडक्शन से होने वाले ग्रीन हाउस एमिशन को देखते हैं तो उससे कंक्लूजन निकलता है यूजली एनिमल प्रोडक्ट हमारी अर्थ के लिए ज़्यादा खतरनाक है। इससे पहले आप ऐसा समझें कि इस वीडियो में शाकाहार का कोई एजेंडा छिपा है, तो ऐसा नहीं है। एग, राइस और वाइल्ड फिश के द्वारा लगभग बराबर ही एमिशन होता है। तो अगर आप वाइल्ड फिश भी खाते हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग की नज़र से उतना ही खतरनाक है जितना कि चावल है। और हमारे इन्वायरमेंट के लिए एवोकाडो जैसा फ्रूट भी किसी नॉर्मल एनिमल प्रोडक्ट की तरह ही खतरनाक है। तो आखिर हमारी डाइट हमारे एनवायरनमेंट को कितना और कैसे इम्पैक्ट करती है? हम अपनी डाइट में ऐसे क्या चेंजेस ला सकते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे साबित होंगे? आइए जानते हैं इस सबको अनमीडिया के इस एपिसोड में। लगभग सभी फ्रूट प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन बीफ के प्रोडक्शन में होता है। गाय और भेड़ के पेट में माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो उन्हें घास और पौधों को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। ये माइक्रोब्स कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं और इसी प्रोसेस में मीथेन निकलती है और ये मीथेन मेनली गाय की डकार के साथ बाहर निकलती है। तो गाय की डकार धरती के लिए खतरा बनी हुई है। Can I go now? Really? That was rude, sir. भारत में कैटल्स की संख्या लगभग 305 मिलियन है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और सभी कैटल्स का 30% से भी कुछ अधिक है। काउ स्लॉटर पर बैन के बाद यह नंबर तेजी से बढ़ा है। अगर सैटेलाइट से मीथेन एमिशन को देखा जाए तो उत्तर भारत में जबरदस्त एमिशन निकलता हुआ दिखाई देता है, जबकि उत्तर भारत में तो कोई खास इंडस्ट्री भी नहीं है। तो यह अधिकांश एमिशन लाइव स्टॉक की वजह से ही हो रहा है और ये मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना तक ज़्यादा हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप करके रखती है। यही मीथेन ओवरऑल ग्रीन हाउस इफेक्ट के 16% के लिए अकेले जिम्मेदार है। तो अगर धरती को गर्म होने से बचाना है तो ओवरऑल कैटल्स का नंबर और बीफ की डिमांड को कम करना ही होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही पूरे विश्व में मीट की डिमांड और उसका प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। ये मैसिव डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल हंगर के लिए जिम्मेदार है। पूरी दुनिया के और खासकर ब्राजील के रेन फॉरेस्ट को खत्म करके वहाँ कैटल फार्म्स को बनाया जा रहा है और इन एनिमल्स को फीड करने के लिए सोयाबीन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लोबल मीट प्रोडक्शन में तेजी के साथ साथ सोयाबीन प्रोडक्शन में भी तेजी आई है और ब्राजील ने इस सोयाबीन प्रोडक्शन की बढ़ी हुई मांग को कम करने के लिए और भी रेन फॉरेस्ट को साफ किया है। ये कैटल फार्म्स काफ़ी इनएफिशिएंट होते हैं। अगर इन डिफॉरेस्टेड लैंड का इस्तेमाल सीधे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्रॉप उगाने में किया जाता है तो काफ़ी कम लैंड एरिया से ही अधिक लोगों को एडिक्वेट फूड प्रोवाइड किया जा सकता है। एनर्जी पिरामिड से साफ पता चलता है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। इसलिए एनर्जी पिरामिड में आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उनकी फार्मिंग करना उतना ही इनएफिशिएंट होता जाएगा। लेट सपोज कि आपके पास इतने लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज हैं जिन पर उगने वाली क्रॉप से 100 लोगों की एनर्जी नीड को फुलफिल किया जा सकता है, पर जब हम इनका इस्तेमाल एनिमल फीड के लिए क्रॉप उगाने में करते हैं तब इनसे प्रोड्यूस होने वाला मीट सिर्फ 10 लोगों के लिए ही काफ़ी होगा, क्योंकि 90% बायोमास फूड चेन में हर स्टेप पर एनिमल की एक्टिविटीज़ में ही खर्च हो जाता है। इसलिए लैंड और वाटर रिसोर्सेज का इस्तेमाल एनिमल प्रोडक्शन के लिए करना इन रिसोर्सेज की बर्बादी ही है, जबकि वर्ल्ड आज भी सीवियर हंगर से जूझ रहा है। अगर रेन फॉरेस्ट को बचाना है और भुखमरी को कम करना है तो मीट की डिमांड को कम करना ही होगा। चॉकलेट और अधिकांश एनिमल प्रोडक्ट अपने प्रोडक्शन में बड़ी मात्रा में फ्रेश वाटर का इस्तेमाल करते हैं। पिछले दशकों में एशिया में मीट प्रोडक्शन में ज़बरदस्त तेजी आई है और इसी के साथ एशिया में ही वाटर स्कैर्सिटी भी बढ़ी है। अगर ऐसे ही मीट प्रोडक्शन में वृद्धि होती रहेगी
तो वाटर क्राइसिस और भी गंभीर होता जाएगा। तो आखिर हम क्या खाते हैं उसका तो एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, पर जो हम बर्बाद करते हैं उसका एनवायरनमेंट पर और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। भारत में प्रोड्यूस किए जाने वाले फ्रूट और वेजिटेबल्स का लगभग 40% बिना कंज्यूम किए ही बर्बाद हो जाता है और सभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 10% बर्बाद होता है। फूड वेस्टेज की वजह से इतना ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन होता है कि अगर वेस्ट फूड का कोई अलग देश होता तो इसका एमिशन दुनिया में चीन और यूएस के बाद सबसे ज़्यादा होता, जो कि पूरे भारत के ग्रीन हाउस एमिशन से भी ज़्यादा है। और भारत में प्रति व्यक्ति हर साल लगभग 50 किलो खाना बर्बाद हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ा परसेंटेज हाउस होल्ड का ही है। कोल्ड स्टोरेज और सही एग्रीकल्चर पॉलिसी ना होने की वजह से भी हर साल एफसीआई के गोदामों में हजारों टन अनाज सड़ जाता है, जबकि विडंबना तो यह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की परफॉर्मेंस लगातार खराब रही है। इन फूड को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही इनके ट्रांसपोर्टेशन और इनकी कूलिंग में एक्स्ट्रा एनर्जी रिसोर्सेज लगते हैं, और जब ये फूड प्रोडक्ट सड़ जाता है तो इनसे ग्रीन हाउस गैस निकलती है। मतलब पहले पृथ्वी की बैंड बजा के फूड को प्रोड्यूस किया जाता है, और जब यह बर्बाद होता है तो उससे हमारे एनवायरनमेंट को और भी नुकसान होता है। अब अगर क्लाइमेट चेंज की रफ्तार को कम करना है तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को लेना कम करना होगा जिनसे अधिक ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, और साथ ही कम से कम अपने घरों में फूड की वेस्टेज को कम करना होगा। अगर विश्व में मीट प्रोडक्शन ऐसे ही जारी रहता है तो भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग और हंगर की समस्या और भी गंभीर होती जाएगी। ऐसे में सीवीड कैसे हमारी मदद कर सकता है, यह जानने के लिए सीवीड से संबंधित हमारे वीडियो को देखना ना भूलें।